हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश सिलाइस इंग्लिश विषय में कक्षा 9, 10, 11, 12 में आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक टॉपिक है जो कक्षा 9 और 10 में है, जिसका कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में भी इसका इनिशियल यानी शुरुआती तौर पर हम इसका अभ्यास कर चुके होते हैं। टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में वॉइस होती क्या है। वॉइस से अमूमन अपन समझते हैं कि वॉइस का मतलब आवाज, ध्वनि या अपने मुंह से जो कुछ निकलता है, एक्चुअली वो। व्याकरण की भाषा में अगर अपन समझे तो वॉइस को बोलते हैं वाच्य। अब वाच्य क्या है? वाच्य देखिए, जब हम बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं, तो सबसे जो छोटी यूनिट जो होती है वो होती है लेटर, यानी अक्षर। अल्फाबेट भी बोलते हैं इसको। अक्षर मतलब जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे हिंदी में अपन कै, ख, ग, ए, आई, अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ये लेटर है जो सबसे छोटी यूनिट है। अब सबसे पहले हम लेटर ही बोलना सीखते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे अक्षरों से मिला के क्या बोलना सीखते हैं? शब्द, राइट, शब्द, वर्ड, वर्ड यानी शब्द। उसके बाद में छोटे छोटे शब्द जैसे माँ, पापा, आओ, गया, इस प्रकार से अपन बोलना सीखते हैं। अब तीसरा जो उसके बाद में वर्ड्स जब हम बोलना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हम वर्ड्स को और सामूहिक रूप से किस यूनिट में बोलना सीखते हैं? वाक्य, राइट, सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य से फिर पैराग्राफ बनते हैं, ऐसे वगैरह बनते हैं। तो आमतौर पर सुबह से लेकर शाम तक दिन भर हम जो बात करते हैं वो हम वाक्य में करते हैं। और वाक्य को जो अपने कहने का जो ढंग होता है, उसको व्यक्त करने का जो ढंग होता है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक सेंटेंस बता, राम बाग में फुटबॉल खेल रहा है। हमने ये सेंटेंस किसी को बोला, सुना, या हम किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में। राम के बारे में सूचना दे रहे हैं। किसी ने पूछा भाई राम कहाँ है, क्या कर रहा है, तो हमने बताया कि राम बाग में फुटबॉल खेल रहा है, राइट। यही बात अपने को फुटबॉल के बारे में बतानी है। फुटबॉल का जो गेम है, खेल है फुटबॉल, यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस हमें फुटबॉल से शुरू करते हुए, यानी फुटबॉल पर फोकस रखते हुए, फुटबॉल को मेन वर्ड बनाते हुए और अपने को बोलना है। यही बात, ये सूचना अपने को देनी है। तो अपन कहेंगे फुटबॉल राम के द्वारा बाग में खेला जा रहा है। दोनों एक ही बात है, दोनों सेंटेंसेस में एक ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक ही सूचना दे रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन दोनों के कहने का ढंग अलग अलग है। यहां हम राम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कर्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस। सुबह से लेकर शाम तक हमारा सेंटेंसेस को बोलने का जो ढंग होता है वो यही होता है। और यहां हमने राम की बजाय फुटबॉल, जो कि कर्म है, ऑब्जेक्ट है, उसको फोकस बनाते हुए अपने ये बात की। तो ये जो सेंटेंस को बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, समझने का ढंग है, उसे हम बोलते हैं पैसिव वॉइस, राइट। समझ गए? यानी जैसे अपन कहें कि चोर को, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। अब आप चोर के बारे में बताइए, यही सेंटेंस, चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, राइट। तो ये जो सुबह से लेकर शाम तक, जैसे अपने आप देखो पैसिव वॉइस एक्चुअल में हमारी काम क्या आता है। कई बार जैसे कमेंट्री होती है, आपने रेडियो पे कमेंट्री सुनी होगी, टीवी में कमेंट्री
सुनी होगी, उसमें बताया कि गेंद बाउंड्री लाइन पर पकड़ ली गई, खिलाड़ी ने छक्का मारा, बैट सीडिंग से पकड़ा गया, बैट सीडिंग से पकड़ा गया। पकड़ने वाला कौन, एक्चुअल में खिलाड़ी, लेकिन अपने बैट के बारे में बताया, राइट, गेंद के बारे में बताया। तो जब हम कर्ता की बजाय कर्म के बारे में बात करते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस। अब वाच्य समझ गए आप, वाक्य को व्यक्त करने का ढंग ही वाच्य होता है। जब हमें कर्ता के बारे में बात करते हैं तो वो होता है कर्तवाच्य, कर्ता कर्तवाच्य। और जब हमें कर्म के बारे में बात करते हैं तो वो होता है कर्मवाच्य। तो बोर्ड की कक्षाओं में कक्षा 9 और 10 में एक्टिव वॉइस को, सेंटेंसेस को अपने को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। ये हिंदी में हम आराम से चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक्चुअली में मसला क्या है, हमें अपने को यही चीज इंग्लिश में सीखनी है। मैं यही सेंटेंस इंग्लिश में लिखता हूँ, क्या हम इसको चेंज कर पाते हैं? अगर अपन इसको सक्सेसफुली चेंज कर पाते हैं तो इसका मतलब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द गार्डन। अब सबसे पहले अपने को ये समझ लेना चाहिए कि इंग्लिश में हमारे सेंटेंस में आमतौर 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 घटक होते हैं, 5 चीजें होती हैं, ये समझ लीजिए। जैसे इसमें एक राम है, एक इज है, एक प्लेइंग है, एक फुटबॉल है और एक इन द गार्डन। इसमें राम क्या है? राम काम को करने वाला है, किसी काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं। इंग्लिश में इसको डूअर या सब्जेक्ट कहते हैं, राइट। अब इज ये एक क्रिया है और प्ले ये भी एक क्रिया है। अब दोनों में अंतर क्या है? जैसे राम बाग में, मैं भी आपको बोल रहा हूं राम बाग में फुटबॉल खेल रहा, मैंने कुछ नहीं बोला आगे। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का? नहीं बता सकते। क्यों? मैंने न तो बोला है, मैंने न बोला था और न बोला होगा। अब मैं बोलूंगा राम बाग में फुटबॉल खेल रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। राम बाग में फुटबॉल खेल रहा था मतलब पास्ट टेंस है। राम बाग में फुटबॉल खेल रहा होगा मतलब फ्यूचर टेंस है। तो आपको है से पता चला, था से पता चला, होगा से पता चला कि एक्चुअल में टेंस कौन सा है। तो वो वर्ब, वो क्रिया जो वाक्य में टेंस बताने में हेल्प करती है, जैसे इज आप समझ जाओगे प्रेजेंट है, वाज आप समझ जाओगे पास्ट है, विल या सेल आप समझ जाओगे फ्यूचर है। तो जो क्रिया हमारे टेंस बताने में हेल्प करती है उसे अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। प्ले क्रिया, कई बार अपन बोलते हैं कि क्या क्रिया कर रहे हो? क्रिया मतलब काम। तो जिस शब्द से मुख्य काम का बोध होता है उसे अपन बोलते हैं मैन वर्ब, क्योंकि मैन काम इसमें खेलने का हो रहा है, इसलिए ये मैन वर्ब है। अब खेलना हो रहा है या खेलना हुआ था या खेलने का काम होगा, ये हेल्प करने वाली हेल्पिंग वर्ब अपने को बताती है। तो ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, यानी टेंस जिसको अपन समझते हैं तो वो टेंस मोटे तौर पर दोनों चीजों से मिलकर बनता है। हर टेंस में ये दोनों चीजें अलग अलग अपने हिसाब से बदल दी जाती है, अकॉर्डिंग टू टेंस ये बदल जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट फुटबॉल। फुटबॉल कर्म है। कर्म किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या फल गिरता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे क्या खेलना, खेलना क्रिया है, क्या खेलना? फुटबॉल। पीना, क्या पीना? चाय। पढ़ना, क्या पढ़ना? पुस्तक। तो ये चाय, पुस्तक, फुटबॉल ये कर्म है, यानी जो काम अपन कर रहे हैं वो काम से अपन पूछे क्या या किसको। जैसे मैंने किसी को गिफ्ट दिया, किसको? राम को, तो राम इसमें कर्म है, मैं करता हूं वो राम कर्म है। तो किसको क्रिया से अगर अपन पूछेंगे क्या? खेलना, क्या? फुटबॉल। या मारा, किसको? रावण को, तो वो कर्म है। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कर्म, राइट। और ये प्रीपोजिशन, ये तीन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको अपने अन्य मान लेते हैं, अदर मान लेते हैं। तो मोटे तौर पर
अपन समझ गए कि एक वाक्य में कुल मिला के 5 चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। ये किस में होता है? एक्टिव वॉइस में। जब हम सामान्य तौर पे टेंसेज में जितने भी सेंटेंसेज बनाते हैं आमतौर पर इसी पैटर्न पे बनते हैं, राइट। ये है एक्टिव वॉइस। एक सुर में अपने को सीखना क्या है? पैसिव वॉइस, राइट। तो पैसिव वॉइस, हम सब्जेक्ट, हम समझ गए सेंटेंस, सब्जेक्ट 1 नंबर पर आता है, हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पर आती है आमतौर पर, मेन वर्ब 3 नंबर पर आती है, ऑब्जेक्ट 4 नंबर पर आता है और अदर्स 5 नंबर पर आता है साधारण वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अब अपन पैसिव वॉइस में सीखते हैं कि एक्चुअल में पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस में इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में वेरी सिंपल अपन आराम से समझ सकते हैं। कुछ ये 5 चीजें हैं, इन्हीं 5 चीजों का अपने को कुछ न कुछ करना पड़ता है। देखिए 4 नंबर पर 1 नंबर पर सब्जेक्ट, 2 पर हेल्पिंग वर्ब, 3 पर मैन वर्ब, 4 पर ऑब्जेक्ट और 5 पर अदर्स। कुछ नहीं करना। अगर आपको सेंटेंस का मतलब भी नहीं पता है, इसका अर्थ भी नहीं पता है, तो भी आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमें आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 5 चीजों की सेंटेंसेस की। 1 नंबर पे सब्जेक्ट आता है, 2 पे हेल्पिंग वर्ब आती है, 3 पे मैन वर्ब आती है, 4 पर ऑब्जेक्ट आता है, 5 पे अदर्स आता है, राइट। तो इसमें 4 नंबर पर जो फुटबॉल आता है वो पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट जो होता है 4 नंबर पर उसको पैसिव वॉइस में अपने 1 नंबर पे लिया, ठीक है। अब 4 नंबर को अपन ने 1 नंबर बना दिया। 1 नंबर पर क्या है? सब्जेक्ट। 4 नंबर की जगह खाली होगी तो 1 नंबर के सब्जेक्ट को कितने नंबर पर ले गए? 4 नंबर, ठीक है। अब ये 4 नंबर को अपने 1 नंबर पर ले आए। इस कोई भी जैसे अपने क्लास में बच्चा 4 नंबर पर आता है और चाहेंगे उसको 1 नंबर पर लेके आए तो वो खुशी खुशी आएगा। लेकिन ये जो 1 नंबर है जो हमेशा 1 नंबर आता है, इसको अपन 4 नंबर पे ले गए, ये सब्जेक्ट हमारा 4 नंबर पे चला गया, ये तो खुश है। क्या ये खुश है? नहीं होगा। कौन 4 नंबर कौन 1 नंबर से 4 नंबर पर जाना चाहेगा? तो ये वापिस हम यूं समझ लीजिए कि वापिस ये 1 नंबर पे आने की कोशिश करेगा। लेकिन हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसको रोकेंगे तो अपन इसको किससे रोकेंगे? बाई से। यहाँ अपने इसको रोक दिया है और ये भी 1 नंबर पे नहीं आ पाएगा। तो यानी बाई जो प्रीपोजिशन है, बाई द्वारा, राम के द्वारा, ये बाई हमने लगा दिया। तो अपने सिर्फ क्या काम किया है? ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट के स्थान पर 1 नंबर पर ले आए, 1 नंबर पर जो सब्जेक्ट था उसको कितने नंबर पर ले आए? 4 नंबर पर। मोटे तौर पर 1 और 4 नंबर को अपने आपस में क्या कर दिया? बदल दिया। लेकिन 4 नंबर से पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा? बाई, राइट। हो गया। अब इसका क्या होगा? 2 नंबर पे ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है इसका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जैसे होना, बी यानी होना। इस हेल्पिंग वर्ब से ही बनी है। होना के कई रूप है। प्रेजेंट टेंस में होना का एक रूप है इज यानी है, राम है, एम मैं हूं, आप हो, हम है, आर। ये प्रेजेंट टेंस में इसके 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। पास्ट टेंस में वाज था, एक आदमी सिंगुलर नंबर, और वर थे। ये इज, एम, आर और वाज और वर अगर होते हैं तो हमें, जैसे ये जो आईएनजी है, ये बी से बनने वाले फॉर्म है, इसलिए इनके साथ अपन बीइंग जोड़ देते हैं, बीइंग, राइट। इज, एम, आर, वाज और वर। हमने यहां से हमारे पास इज है तो पैसिव वॉइस में अपन कर देंगे इज बीइंग, राइट। अगर हमारे पास हैज, हैव और हैड है, आमतौर पे परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये 3 वर्ड हमारे सामने आते हैं। अगर ये हैज, हैव और हैड होता है तो इनके साथ अपन जोड़ देंगे बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अगर हमारे पास और कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इनको छोड़ के और कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज और ये 5 और ये 3 हैज, हैव, हैड, इन 3 हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, जैसे मॉडल वर्ब्स भी हैं आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड,
ठीक है, या कई बार इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, इस प्रकार से। यानी आप ये छोड़ दीजिए हैज, हैव, हैड, इसको छोड़ के अगर वो जैसे विल है, सेल है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए तो उसके साथ आप जोड़ देंगे बी। यानी ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब और जोड़नी पड़ती है। अगर हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होती, राम के बाद में सीधा प्ले जाएगा, तो नहीं है तो भी हमें एक बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक है तो एक, जैसे एक है तो हमने एक बढ़ा दी, जब नहीं है तो जीरो है। तो अगर वो ये प्रेजेंट की है तो इज एम आर में से आएगा, ये पास्ट की है तो वाज वर्ब में से यहाँ हमें एक लगानी पड़ेगी। अगर एक है तो दो करनी पड़ेगी, दो है तो तीन करनी पड़ेगी। जैसे विल और हैव है तो ये क्या आया, आगे हैव आया, तो उसका हो जाएगा विल हैव बी, राइट। यानी हमें एक हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को अपने को +1 करना पड़ता है, एक बढ़ानी पड़ती है। अब आप समझ लीजिए मैन वर्ब, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड को पास्ट बोलते हैं और थर्ड को पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो हमेशा अगर ये फर्स्ट है तो भी थर्ड बनानी पड़ेगी, ये सेकंड है तो भी थर्ड बनानी पड़ेगी, अगर ये थर्ड है तो भी इसको अपने को थर्ड रखनी पड़ेगी। तो चार चीजों के बारे में अपन कंफर्म हो गए। ये 1 नंबर है, 4 नंबर पे जाएगा, ये 4 नंबर है, 1 नंबर पे आएगा, ये इससे पीछे पहले बाई लगेगा। ये जो है अगर इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है तो हम बीइंग जोड़ेंगे। अगर हैज है, हैव है, हैड है तो अपन बीइंग जोड़ेंगे, और बाकी कुछ भी है तो अपन क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, राइट। अब उसके बाद में मैन वर्ब की जहां तक बात है तो हम उसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। जनरली मोस्ट जो मैन वर्ब्स होती है उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा के बनाया जाता है। कईयों की सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग भी होती हैं। ये अपने को हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, हमारी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि अपने को कितने वो आती हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है कि इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या है तो बेटर है कि अपन ईडी जरूर कम से कम लगाएं, क्योंकि जैसे इस केस में प्ले है, हमें नहीं पता कि प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, ईडी लगाया तो प्लेड हो गया। यानी कम से कम एग्जामिनर को ये पता होगा कि बच्चे को इतना जरूर कॉमन सेंस है कि हम मैन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअल में से हमसे वो सही नहीं हो पाई, वो एक अलग चक्कर है, ठीक है। तो ये इन द, फिर लास्ट में बताया इन द गार्डन अदर्स। अदर्स का कुछ नहीं करना पड़ता है, जो जहां है उसको अपन वैसे का वैसे रखते हैं, राइट। अब देखिए समझ गए पांचों चीजें, आप जो समझ लीजिए ये 5 चीजों की बस इधर उधर करना ही पैसिव वॉइस है। हमने ये 5 चीजें सीखी। अब देखिए ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो हमने अभी अभी लिखा था, इसको अपन अब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ये जो नीचे अपनी ये जो चीजें सीखी हैं, ऑब्जेक्ट, ये जो चीजें सीखी हैं, इन्हीं को करते हुए 1 नंबर पर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी 1 2 3 4, ये जो 4 नंबर है इसको अपन ने लिख दिया 1 नंबर पर, 1 नंबर पर। 1 नंबर पर राम है, इसको अपन कितने नंबर पर लेंगे, 4। अब ये राम इधर आने की कोशिश करेगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें बाई लगा देंगे, ये बाई। अब ये दोनों यानी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रिप्लेस कर दिया। ये 2 काम हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये अगर अपने सही कर दिए समझ लीजिए अपना पैसिव वॉइस सही है। अगर ये गलत हो गए, बाकी के काम सही भी किए हैं तो पैसिव वॉइस सही नहीं। यानी कर्म वाच्य है, कर्म को अगर आपने सबसे पहले रखा है तो ये आपका कर्म वाच्य है, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहाँ पर इज है, हमने क्या सीखा, अगर इज है तो बीइंग जोड़ दीजिए, एम है तो बीइंग जोड़ दीजिए, आर है तो बीइंग जोड़ दीजिए, वाज है तो बीइंग जोड़ दीजिए, वर है तो बीइंग जोड़ दीजिए। हमारे पास यहाँ पर इज है तो अपने क्या जोड़ दिया, बीइंग, ठीक है। अब उसके बाद प्ले है, यानी इस आईएनजी का एक्चुअल में अपने बीइंग बना दिया। अब ये प्ले है, प्ले के अपने को मैन वर्ब की हमेशा क्या कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मान लो अपने को आती भी नहीं है तो प्ले बच गया, अपने क्या लगा दिया, ईडी, और बाई चांस ये अपना सही जा रहा है, प्ले, यानी ठीक है। और लास्ट में ये जो अपना अदर्स है, इस अदर्स को अपने वैसे का वैसे लिख दिया, तो ये अपना सेंटेंस जो अपने एक्टिव वॉइस में लिखा था ये अपना पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। एक केस और देखते हैं अपन, ऐसा ही अगर हम वो सक्सेसफुली अगर चेंज कर पाए तो इसका मतलब हमें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का ज्ञान हो गया है। जैसे ही विल हेल्प मी इन
ये सेंटेंस है। 1 नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर मैन वर्ब, 4 नंबर ऑब्जेक्ट और ये अपना हो गया अदर्स। अब देखिए यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ये 4 नंबर को अपन 1 नंबर पर लाएंगे मी, तो क्या लिखेंगे? मी है लेकिन हम उसको मी नहीं लिखेंगे, अपन उसको आई लिखेंगे। अब आप समझेंगे कि सर ने तो बोला था कि उसको 1 नंबर पर लिया, ऐसा कैसे? देखिए ये ऑब्जेक्ट है और अब ये यहां पर आ गया तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट बन गया। जैसे मान लो मैं अभी घर पे हूं तो मैं पापा हूं, बेटा हूं, भाई हूं, लेकिन अभी आपके सामने हूं तो आपका टीचर हूं। तो जब स्थान बदलता है तो आदमी वैसे हो जाता है। तो ठीक वैसे जैसे इसमें अपन ये मी है, ये मी अलग है, जब ये सब्जेक्ट आ गया तो इसके इनकी फॉर्म होती है। कोई भी शब्द जैसे आई सब्जेक्ट है और जब ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर जाता है तो ये हो जाता है मी। यू है वो चेंज नहीं होता, वो यू ही रहता है। वी जो होता है वो हो जाता है एस, ठीक है। अगर ही जो होता है वो हो जाता है हिम, सी जो होता है वो हो जाता है हर, ठीक है। दे जो होता है वो हो जाता है देम। ये है तो जैसे अगर वही बात है, ये मी है, ये इधर आएगा, इधर आ रहा है मी, तो ये हो जाएगा आई। अब जैसे ये ही है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर है, ये ऑब्जेक्ट बन के जा रहा है, तो ये हो जाएगा हिम, बाई हिम, बाई लगाएंगे बाई हिम, ये ही हिम, यानी वह है उसको, उसके द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने को, ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी फॉर्म सब्जेक्ट रूप में अलग होती है, ऑब्जेक्ट रूप में इनकी फॉर्म अलग होती है। तो अगर अपन उनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसी हिसाब से अपने को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर सी है, उसको यहाँ पर ले गए हर, हर अगर यहाँ पर है तो उसको इधर लाएंगे तो सी, ये करना होगा। तो आई और ये इधर हो गया बाई हिम। अब ये विल, ये ही के साथ विल आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में ही के साथ विल आता है, लेकिन आई और वी के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ प्रथम पुरुष के साथ है और सेल आता है। सेल और विल एक ही बात होते हैं, जैसे इज और आर की बात होती है, ये एक वचन के साथ आता है, ये बहुवचन के साथ आता है, एक ही टेंस में काम आते हैं। सेल और विल एक ही बात होता है, ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ काम में आता है, ये फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ काम में आता है। तो ये सेल, ये तो एक ही एक ही, एक्चुअल में अपने को एक जोड़नी भी है, तो मैंने यहाँ पर बताया कि शेष जितनी भी है उनके साथ भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अपने पास सेल है, सेल का अपने क्या बना दिया, सेल भी, ठीक है। अब यहां पर ये जो हेल्प है इसकी अपने थर्ड फॉर्म बना दी हेल्प, और लास्ट में बचा